पेपर हमारा सन 2024 और 25 का है और अपनी ही यूनिवर्सिटी का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आबाद यूनिवर्सिटी का। ये माइनर वालों के लिए है जो इकोनॉमिक्स से माइनर कर रहे हैं, क्योंकि माइनर का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसीलिए माइनर का है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि मांग की लोच है, तो मांग की लोच कैसी होती है? गुणात्मक, परिमाणात्मक। तो ये परिमाणात्मक है, क्योंकि गुणात्मक जो होता है उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, उसकी सिर्फ तुलना की जा सकती है, बल्कि उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो परिमाणात्मक होता है उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मांग की लोच का आंसर तो निकल आता है। जैसे मांग की लोच कितने टाइप की होती है? 5 प्रकार की होती है। शून्य लोच, इकाई से कम और इकाई के बराबर और इकाई से ज़्यादा और अनंत, ये 5 होती हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत के बराबर होती है, तो ये किसके बराबर होती है? कुल उपयोगिता माइनस मूल्य गुणे क्रय की गई इकाइयाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी मैंने वस्तुओं को ख़रीदा है उनका टोटल अमाउंट को घटाना पड़ेगा, किसमें से? जो हमें टोटल उपयोगिता मिली है। जैसे मैंने 10 वस्तुएं खरीदी और 10 वस्तुओं से एक संभावना बनाई कि ये 10 वर्ष तक चलेंगी, लेकिन अगर वो 10 वर्ष से ज़्यादा चल गई, इसका मतलब है कि हमें बचत हो रही है, हम लाभ की स्थिति में। तो लाभ की स्थिति में बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि कुल उपयोगिता में से किसको घटाएंगे? उसके टोटल मूल्य को घटाएंगे। और टोटल मूल्य बराबर क्या होता है? क्यों गुणे वस्तु की इकाइयाँ, तो घटा देंगे, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु की पूर्ति सामान्यता बढ़ती है जब उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। और किसी वस्तु की पूर्ति कब घटती है? जब उसकी कीमत घटती है, क्योंकि कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, इसी वजह से पूर्ति भी बढ़ेगी। अगर कीमत घटेगी तो लाभ घटेगा, इसी वजह से पूर्ति भी घटेगी। और ये कब अपरिवर्तित रहती है? जब पूर्ति कब अपरिवर्तित रहेगी? जब कीमत क्या होगी? ना बढ़ेगी ना घटेगी, स्थिर रहेगी। अगला प्रश्न है, आयताकार अतिपर वलय वक्र मांग की लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर, क्योंकि जब इकाई से अधिक होता है तो कैसा होता है? लोचदार। इकाई से कम होता है तो बेलोचदार। इकाई के बराबर होता है तभी इकाई जो है इकाई लोच होता है। और इकाई लोच का जो वक्र होगा मांग का, वो कैसा होगा? आयताकार अतिपर वलय होगा। जैसे आयताकार अतिपर वलय में आपने स्थिर औसत स्थिर मांग का वक्र पढ़ा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसने उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में भेद किया है? अभी मैंने कल ही बताया था, कार्ल मार्क्स थे और उसके बाद उनसे प्रेरित होकर के एडम स्मिथ ने भी दिया है। तो एडम स्मिथ भी हैं और कार्ल मार्क्स भी हैं, क्योंकि एडम स्मिथ कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। और हीरा जल का विरोधाभास भी दिया था, क्योंकि हीरा पानी जो विरोधाभास है उसमें बताया गया कि हीरा जो है उसका उपयोग मूल्य कम है लेकिन मार्केट मूल्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन जल जो है उसका उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा है, यानी हम चाहते बहुत ज़्यादा है, उसके बगैर जीवित नहीं रह सकते, लेकिन मार्केट मूल्य क्या है? बहुत कम है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क करने का काम सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया, फिर उनसे प्रेरित होकर के एडम स्मिथ ने किया। अगर चारों ऑप्शन को देखें तो डेविड रिकार्डो ने लगान सिद्धांत दिया था और तुलनात्मक लागत सिद्धांत भी दिया था, जिसमें बताया था कि एक देश में अगर जो लागत है, जिस देश में कम लागत से वस्तु बन जाए उसी देश को उस वस्तु को बनाना चाहिए, बाकी देशों को उसके यहाँ जा कर के खरीद लेना चाहिए। मतलब खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके यहाँ कम लागत में बन जाए उसी देश में जाकर उस वस्तु को खरीद लें, ठीक है। और जैसे मार्शल हैं, मार्शल कौन है? महान संश्लेषक है। महान संश्लेषक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मार्शल हैं इन्होंने कल्याणवादी विचारधारा दी। इससे पहले एडम स्मिथ ने कैसी विचारधारा दी थी?
पूंजीवादी विचारधारा, धन को प्रधान स्थान दिया था। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों ने इसको घृणित विज्ञान कह करके पुकारना शुरू कर दिया था। कहा कि केवल धन ही पढ़ रहे हैं, हम लोभी हैं, हम लालची हैं, तो ये कह करके उसको पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन जब मार्शल आए तो मार्शल ने कहा कि ये घृणित विज्ञान नहीं है बल्कि कल्याण का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र है इसमें हम सिर्फ धन नहीं पढ़ते बल्कि मानव कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, कैसे निवेश करता है, इसमें हम मानव कल्याण को भी पढ़ते हैं। तो धन के साथ साथ क्या जुड़ा है? मानव कल्याण भी जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद है जैसे माल्थस, तो माल्थस ने भी जनसंख्या सिद्धांत दिया था। उसमें बताया था कि जनसंख्या बहुत तेज़ बढ़ रही है लेकिन खाद्यान्न बहुत स्लो बढ़ रहा है, और ऐसा अगर रहा तो प्रकृति अपने आप जनसंख्या को कम कर देगी, कंट्रोल कर देगी, जैसे कोई आपदा ले आएगी या कुछ भी कर देगी। तो ये जनसंख्या का चक्र है, इसीलिए इस चक्र को माल्थेसियन चक्र भी कहा जाता है। वैसे एडम स्मिथ ने और भी सिद्धांत दिए हैं, जैसे श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है और मूल्य का सिद्धांत दिया है। जैसे श्रम विभाजन में इन्होंने बताया था कि जो है, जैसे श्रम विभाजन में समझ लीजिए, श्रम विभाजन का मतलब होता है एक काम को जो है कई लोग मिलके करें, मतलब एक पूरा काम अकेला आदमी ना करे। जैसे दर्जी क्या करता है, कपड़ा काटता भी है, सिलता भी है, प्रेस भी करता है, काज भी लगाता है। तो अकेले व्यक्ति को करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इस काम को कई लोगों को बांट दिया जाए तो क्या होगा, काम आसानी से होगा, जल्दी होगा और मतलब उसके कम पैसे में भी हो जाएगा, उसमें लागत कम लगेगी क्योंकि 4 लोग करेंगे। एक व्यक्ति कपड़ा काट रहा है तो सिर्फ काटे, उसको सिले ना, है ना। तो ये क्या है? श्रम विभाजन, काम को बांट के करना। अगला प्रश्न है मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू अपान पी, डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। क्योंकि इसको जब हम काटते हैं, जैसे हमने बताया है कि डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू 100 अपान डेल्टा पी अपान पी इंटू 100 से 100 जब कट जाएगा और उसके बाद में हमारा बचेगा डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू पी अपान डेल्टा पी। तो हम डेल्टा वाले को एक साइड में अगर लिख लें तो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी बचा, और इस साइड में क्या बचेगा? पी अपान क्यू बचेगा। तो ये मल्टीप्लाइड में बचेगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मांग की लोच की सीमाएं। तो पता है 0 से अनंत होता है, सबसे नीचे वाला होता है 0 और सबसे ऊपर वाला होता है अनंत। अगला है किसी वस्तु की सामान्य मांग रेखा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होती है तो दाएं से नीचे की ओर गिरती है। अगला है कीमत में वृद्धि सामान्यतया क्या करता है? मांग में कमी करता है। कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। और मांग समान कब रहेगी? जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। अगला प्रश्न है मार्शल के अनुसार उपयोगिता विश्लेषण है मार्शल गणनावाचक, क्योंकि क्रमवाचक किसने दिया था? एलन और हिक्स ने दिया था। अगला प्रश्न है गॉसन का पहला नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा कौन सा है? सम क्या था? हाँ, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और तीसरा था प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत, है ना। अगला है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। जब धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। तो कब अधिकतम होती है? जब वो शून्य होती है। अगला है 13 नंबर तटस्थता वक्र का विचार किसने दिया? एलन और हिक्स ने। अभी इसको कल ही पढ़ा है, एलन और हिक्स ने दिया था। पीगू ने कल्याणवादी विचारधारा दी थी, मार्शल ने गणनावाचक विश्लेषण दिया था, महान संश्लेषक भी कहा गया। जॉन रॉबिन्सन को तो आप पता ही है ना। अगला है 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उपभोक्ता संतुलन से संबंध नहीं रखती है? तो चलिए उपभोक्ता संतुलन को देखते हैं। हमने बताया था उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब जैसे प्यासे की प्यास बुझ जाए या MUX = PX, ठीक है, तब क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन में होगा। जितनी कीमत है उतनी उपयोगिता होनी चाहिए। तो जैसे पहला वाला पढ़ते हैं, पहला वाला कह रहा है कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि तटस्थता वक्र विश्लेषण में एलन और हिक्स ने बताया कि एक उपभोक्ता तभी संतुलन में होगा जब बजट वाली रेखा को कौन स्पर्श करे, तटस्थता वक्र स्पर्श करे। अगला है ऑप्शन MRS XY बराबर PX अपान PY, यानी कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो PX अपान PY होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि PX अपान PY ये रेखा के ढाल को तय करता है, और ढाल ही क्या है? प्रतिस्थापन की दर है। भाई बजट सेट में हमने क्या पढ़ा है कि जो रेखा का ढाल होता है वही उसकी प्रतिस्थापन की दर भी होता है। अगला सी ऑप्शन है संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की तरफ क्या होता है? उन्नतोदर युक्त होता है। नतोदर क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है नतोदर, बाकी के क्या होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। और आखिरी ऑप्शन है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर। नतोदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नतोदर तो उत्पादन संभावना वक्र होता है। अगला प्रश्न है प्रकट अधिमान सिद्धांत किससे संबंधित है? इन सभी लोगों से, सब ने दिया है, सैमुअल्सन ने भी दिया है, सबल क्रमबद्धता तो है ही, उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण है, तो ये सभी हैं। सैमुअल्सन ने क्या कहा था प्रकट अधिमान सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि यदि हम सभी बंडलों को उठाएं, जैसे बजट सेट में बंडल होते हैं ना, तो उन बंडलों को उठाएं तो उस बंडल में हम ज़्यादा मात्रा वाले बंडल को पहले पसंद करेंगे। जैसे 100 की 5 नोट और 10 की 2 नोट एक जगह हैं, और 100 की 10 नोट और 5 की 10 नोट, तो हम किसको पसंद करेंगे? दूसरे वाले को, क्योंकि उसमें संख्या क्या है? ज़्यादा है। यानी ज़्यादा संख्या वाले थैले को हम पहले उठाएंगे, कम संख्या वाले थैले को बाद में उठाएंगे। तो हम किसको अधिमान देंगे? जिस थैले में ज़्यादा वस्तुएं होंगी। कौन कह रहा है? सैमुअल्सन कह रहे हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत या एकदिष्ट अधिमान सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सही है? कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव। गलत है। कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, यही सही है, क्योंकि आय और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ ही कीमत प्रभाव कहलाता है। अगला है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र कैसा होगा? एल आकार का होगा। गिफिन वस्तु के लिए क्या सही है? प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव। क्यों? क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम काम नहीं करता, और आय बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, और आय घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये है क्या? जस्ट उल्टा, क्योंकि आय प्रभाव धनात्मक होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है यूटिल्स एक माप है। किसका माप है? उपयोगिता का है। किसने किया था? मार्शल ने किया था। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में किया था। अगला है जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है औसत स्थिर लागत घटती जाती है, क्योंकि औसत स्थिर लागत जो होती है वो भाई स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो हर एक अगली इकाई पर औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब है कि कुल बटे क्वांटिटी, और क्वांटिटी जैसे 2 हो गई तो वो लागत तो स्थिर है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी मात्रा घट जाएगी। 3 से भाग करेंगे और घट जाएगी, 4 से भाग करेंगे और घट जाएगी, है ना? तो ये क्या होता है? घटता जाता है। अगला है जब सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक रहता है तब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। ये आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। इसमें क्या बताया गया था? जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटना शुरू कर देता है। ये टोटल 4 अवस्थाएं थी उसमें। चलिए आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसको। अगला है औसत कुल लागत और औसत स्थिर लागत के बीच अंतर क्या प्रदर्शित करता है? औसत परिवर्तनशील लागत, क्योंकि परिवर्ती प्लस स्थिर बराबर कुल लागत होता है। औसत लागत का सिद्धांत भी मार्शल ने दिया था। अगला प्रश्न है 10 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल लागत 100 रुपये है, 11 की इकाई करने पर कुल लागत 120। भाई एक ही इकाई बढ़ी, तो जब एक ही इकाई बढ़ी है तो सीमांत लागत कितनी होगी? 120 है, तो 20 बढ़ा है तो 20 ही होगा। अगला है पैमाने के प्रतिफल का विचार किससे जुड़ा हुआ है?
दीर्घकाल से। कितने थे इसमें नियम? 3 थे। वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको। x की y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS/XY का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है माइनस डेल्टा x अपान डेल्टा y। लेकिन जब हम माइनस को हटा देंगे तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपान डेल्टा x। अगला है उत्पादन की प्राविधिक सीमाएं व्यक्त की जाती हैं। तो उत्पादन करने की जो प्राविधिक सीमाएं हैं वो रिज रेखाओं द्वारा व्यक्त की जाती हैं। ये रिज रेखाएं क्या दर्शाती हैं कि इन रेखाओं के बाहर अगर हमने उत्पादन किया तो वो उत्पादन घाटे का सौदा होगा। ठीक है, तो ये रिज रेखाएं जो हैं उसके उत्पादन की सीमाएं हैं। अगला 27 नंबर प्रश्न है, औसत स्थिर लागत का वक्र कैसा होता है? अभी पढ़ के आए हैं, आयताकार, अतिपरवलय। अगला है, एक साधन परिवर्तनशील तथा अन्य साधन स्थिर हैं, तो ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहा जाएगा? अल्पकालीन, क्योंकि 2 ही लागत इसी में होती हैं। दीर्घकाल में तो सब परिवर्ती होती हैं, अल्पकाल में स्थिर भी होती है और परिवर्ती भी होती है, तो ये अल्पकालीन में होगा। 29 नंबर है, साधन की मांग क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग। क्योंकि साधन क्या करता है? अगली इकाई को जो है उत्पादित करता है और उसकी मांग भी बढ़ के मिलती है, तो ये व्युत्पन्न मांग है। किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद होगा? द्वितीय अवस्था में। क्यों? क्योंकि द्वितीय अवस्था क्या कहती है? द्वितीय अवस्था संतुलन की होती है। जितना उत्पादन के साधन में बढ़ोतरी की गई उतनी ही बढ़ोतरी हुई उत्पादन में, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो ये क्या है आपका? ये आपका संतुलन की अवस्था। जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही बढ़ रहा है, इकाई के बराबर लोच है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा? संतुलन में रहेंगे या लाभ में रहेंगे। अगला 31 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्या होता है? AR बराबर MR बराबर P, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करेंगी। अल्पकाल में 3 होते हैं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ एक ही मिलता है, सामान्य लाभ। वो भी किसको? ऐसी फर्में जो शुरू से आखिरी तक टिकी रहती हैं, उन्हें मिलता है क्या? सामान्य लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, किस बाजार में विक्रय लागतों की उपस्थिति होती है? किस बाजार में होती है? एकाधिकृत प्रतियोगिता में। क्योंकि एकाधिकृत प्रतियोगिता, हम एक दूसरे से प्रतियोगिता भी कर रहे हैं और अपने अपने मालिक भी हैं, तो हम पैसा तो ज़्यादा लगाएंगे प्रचार में। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता जो इसमें नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये लिखा है, प्रतिबंध लगा दिया गया फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में, ऐसा होता ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी दशा एकाधिकृत प्रतियोगिता से के संबंध में सत्य नहीं है? तो एक ही दिख रही है, फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म के साम्य की प्रथम शर्त क्या है? MC बराबर MR होना चाहिए, या MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। अगर वो नीचे से काट रहा है तो अगली इकाई पर MC क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा, तभी वो संतुलन बनेगा। अगला है, MC बराबर MR AR AC किस बाजार की स्थिति को प्रकट करती है? पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ P भी इसी के बराबर होगा। अल्पाधिकार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कुछ होती है, इसीलिए अल्पाधिकार नाम ही है। जो क्रेता, वो जो विक्रेता होंगे, क्रेता नहीं विक्रेता, क्रेता तो असंख्य होते हैं, जो विक्रेता होते हैं वो अल्प होते हैं, इसीलिए नाम है अल्पाधिकार, कुछ होते हैं। अगला है, कुछ के बीच प्रतियोगिता किसने दिया था? विलियम फेलनर ने दिया था। चैम्बरलेन ने इसका सिद्धांत दिया है बड़ा सा, लेकिन ये पुस्तक जो है ये विलियम फेलनर ने दी है। मांग वक्र होता है, AR होता है, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वो जो संतुलन वाला बिंदु है वो बता रहा है। अगला है, समूह संतुलन का विचार किसने प्रस्तुत किया? चैम्बरलेन ने। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है? कम लोचदार होता है। कम लोचदार का मतलब ये है कि मतलब एकाधिकार अगर लागू है तो अगर हम दाम घटाएंगे तो लोगों के पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो कीमत अगर हम बढ़ा भी देंगे तब भी कस्टमर जल्दी भागेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, एकाधिकारी हैं हम। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं।
ठीक है। तो मांग कैसी होगी, कम लोचदार होगी। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कहीं एकाधिकार देखने को मिलेगा तो कीमत ऊंची देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा लाभ कमाने को सोचेगा और पैसा ज़्यादा लेगा लोगों से। अगला है, यदि दोनों बाज़ारों में मांग की लोच एक समान हो तो कीमत विभेद संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि मांग की लोच एक समान है, अगर इधर बढ़ाएंगे तो उधर कस्टमर चले जाएंगे। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है जो लिखाया गया है, AR बराबर MR और ब्रैकेट में E/E-1, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं AR/AR-MR, सीधा सा सूत्र लगा सकते हैं AR/AR-MR। अगला है, मांग की लोच अगर 2 है, औसत लागत AR 10 है, तो सीमांत आगम क्या होगा? अब इसी से लगा देंगे AR/AR-MR बराबर EDP। तो इसको लगाएंगे तो आंसर आएगा 5। अगला प्रश्न है, किस बाजार संरचना में एक फर्म प्राइस मेकर होती है? एकाधिकार, क्योंकि एकाधिकार में फर्म ही उद्योग है, उद्योगी फर्म है। तो हमारा जो मन, भाई हम एकाधिकारी हैं, हमारा मन होगा 50 की बेचेंगे, हमारा मन होगा 70 की बेचेंगे। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए, भाई कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। लेकिन सामान हमारे अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एकाधिकार की शर्त होती है। कौन सी शर्त? कि वस्तु जो होनी चाहिए वो एकाधिकारी होनी चाहिए, मतलब हम ही उत्पादन कर रहे हों और हमारे जैसा भी कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, साथ में कोई ऐसी वस्तु भी नहीं बना रहा है जो मेरी जगह पर इस्तेमाल की जा सकती। जैसे कोलगेट हम बना रहे हैं, तो ये नहीं है कि तुम कोलगेट नहीं बना रहे हो तो पेप्सोडेंट बना दो, तुम वो भी नहीं बना पा रहे हो। मतलब जो है मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो मन, मैं जो कीमत तय करूँगा उसी कीमत पर तुम्हें उस वस्तु को लेना पड़ेगा। हाँ, पेटेंट। अगला है, विशुद्ध एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है? क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि विशुद्ध एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहाँ ना तो हमारे जैसा कोई सामान बना रहा है, ना हमारी जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बना रहा है। ऐसी कंडीशन में प्रतिस्थापन हो ही नहीं सकता। मेरी जगह पर कोई मेरी जगह पर कोई वस्तु यूज ही नहीं होगी, तो प्रतिस्थापन की लोच क्या हो जाएगी? शून्य, क्योंकि प्रतिस्थापन हो ही नहीं सकता। अगला है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकार में ऊंची कीमत किंतु उत्पादन कम होता है? नहीं। कीमत विभेद के अंतर्गत एक एकाधिकारी फर्म के संतुलन की पहली शर्त क्या होगी? कीमत विभेद अगर है तो संतुलन तब होगा जब तीनों का MR क्या हो? भाई अगर 2 फर्में हैं तो दोनों के MR क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। MRA बराबर MRB बराबर TMC। 50 नंबर क्वेश्चन है, राशिपातन कीमत विभेद की एक विशिष्ट दशा है जिसमें एक बाज़ार अपने देश में तथा दूसरा बाज़ार दूसरे देश में स्थित होता है। भाई राशिपातन का मतलब होता है कि जो है अपनी ही वस्तु को कम रेट में किसी दूसरे देश में बेचना। जैसे मैंने यहाँ पे जो वस्तु बनाई है अपने देश में ही उसको महंगा बेच रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे देश में अपनी वस्तु को सस्ता बेच रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि भविष्य मतलब विश्व में मेरा नाम हो, कि मेरी वस्तु फॉरेन में भी बिक रही है, वहाँ भी बिक रही है। मैं अपने नाम के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए लोग डिसीजन लेते हैं। तो एक बाज़ार अपने देश में होता है, दूसरा बाज़ार दूसरे देश में होता है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया था? रॉबिन्सन ने दिया था। चैम्बरलिन इन्होंने साथ दिया था, लेकिन रॉबिन्सन का नाम पहले आता। बाज़ार की विफलताओं का क्या समाधान है? कानून का प्रयोग हाँ, मूल्य यंत्र हाँ, बाज़ार तंत्र हाँ, ये सब हैं, सबके द्वारा होगा। बाध्यताएँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। सीमांत आगम उत्पादकता क्या होता है? MRP बराबर MPP गुणे MR, ये तो सूत्र है, दिखाया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमांत उत्पादकता का मूल्य क्या होगा? VMP बड़ा होना चाहिए, किससे?
एमआरपी से। आभास लगान संभव है अल्पकाल में। आभासी लगान तो अल्पकाल में ही होता है, मार्शल ने दिया है आभासी लगान। दीर्घकाल में तो ये नए नए वाले जो हैं जैसे रिकार्डो हैं, जेएस मिल हैं, इन लोगों ने दिया है दीर्घकाल में, लेकिन ये मार्शल ने कहा था दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। अगला है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक। ये तो जेबी क्लार्क हैं। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत सैमुअल्सन का पता है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत पीछे पढ़ के आए हैं। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया है, श्रम विभाजन दिया है। डेविड रिकार्डो ने लगान दिया है, मजदूरी का सिद्धांत दिया है, वितरण का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया है। तो जेबी क्लार्क जो हैं जिसने वितरण के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत दिया था। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान क्या होती है? वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय का मतलब वो सारा पैसा निकाल करके, तो ये क्या कहलाएगा? लगान। ये आधुनिक वाले हैं। आधुनिक ध्यान रखना है, लगान का जो सिद्धांत था दो लोगों ने दिया है, पहला प्रतिष्ठित, दूसरा आधुनिक। प्रतिष्ठित कौन से? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने कहा कि लगान जो होती है वो भूमि को जब हम किसी से उधार लेते हैं, किराए पर लेते हैं, फिर जब उसमें जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का एक हिस्सा हम मालिक को दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। जैसे गांव में कहते हैं बटई पर खेत लेना, तो बटई पर जब हम किसी से खेत लेते हैं तो खेत का एक हिस्सा उत्पादन करने के पश्चात उन्हीं को वापस देना पड़ता है। तो हाँ, आधा या एक हिस्सा का मतलब आधा या जो भी है जितने पर तय किया जाएगा, तो वो पैसा क्या करना पड़ेगा उनको? पैसा नहीं, मतलब वो जो उपज का हिस्सा पैसे रूप में नहीं होता, वो अनाज ही होता है, उसको हमें उन्हें देना पड़ता है। तो इन्होंने परिभाषा दी थी कि लगान जो है भूमि की, उन्होंने परिभाषा दी थी कि लगान जो है वो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाने वाला एक क्या चीज़? कर नहीं है, किराया है, लगान है ना। कर तो टैक्स होता है, टैक्स तो सरकार लगाती है। और ये जो आधुनिक वाला है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थात डेविड रिकार्डो हैं, तो डेविड रिकार्डो ने लगान सिद्धांत में बताया कि लगान सिर्फ ज़मीन से निकलता है, भूमि को किराया देने पर मिलता है। मतलब जब हम भूमि किसी को उधार देंगे तभी मुझे लगान मिलेगा। लेकिन जो आधुनिक वाले हैं, आधुनिक वाले क्या कहते हैं? आधुनिक वाले कहते हैं सिर्फ ज़मीन से जो है नहीं मिलता लगान। हम कोई भी वस्तु अपनी किसी को दे दें और मुझे उनसे किराया मिलना ही है, तो वो भी तो लगान है। इन्होंने कहा अगर हम कोई अपनी वस्तु ही दे रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर दे रहे हैं, ट्रैक्टर के बदले में किराया नहीं लेंगे, तो अगर हम किराया ले रहे हैं तो हमारा वो भी तो लगान है। ये आधुनिक वाले कह रहे हैं। आधुनिक वाले जैसे जेएस मिल हो गए ये लोग, तो ये आधुनिक वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि कुछ भी हम उधार देंगे उसके बदले में मुझे लगान मिलेगा। लेकिन प्रतिष्ठित रिकार्डो क्या कहते हैं कि सिर्फ भूमि के बदले में लगान मिलता है। लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु किराए पर देंगे उससे लगान हमें मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? ब्याज के दर पर निर्भर करती है। भाई ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो हम मुद्रा की मांग कम करेंगे, क्योंकि हम यही सोचेंगे कि बैंक में जमा करेंगे तो ब्याज ही कमाएंगे। लेकिन अगर ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की मांग हम ज़्यादा करेंगे। हम ये सोचेंगे कि वहाँ से अच्छा तो हमारे ही पास है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉन मेनार्ड केन्स ने। सिद्धांत का नाम क्या था? तरलता पसंदगी सिद्धांत। उसमें बताया ब्याज की दर अगर ज़्यादा होगी तो हम मुद्रा की मांग कम करेंगे, अगर ब्याज की दर कम है तो मुद्रा की मांग ज़्यादा करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्याज का भुगतान किया जाता है किसको? ऋण देने वाले को। जो ऋण देता है उसी को ब्याज दिया जाता है। अगला है, शुम्पीटर ने लाभ के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? नव प्रवर्तन को दिया है। नया परिवर्तन, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा परिवर्तन करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निर्भर करती है किस पर? सौदा उद्देश्य पर भी, दूरदर्शिता उद्देश्य पर भी, सट्टा उद्देश्य पर भी, सब पर निर्भर करती है। ब्याज एक विशुद्ध मौलिक घटना है, यह सिद्धांत किसने दिया? जेएम कीन्स ने, क्योंकि इनकी पुस्तक ही है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, सन 1936 ईस्वी में। उसमें इन्होंने ब्याज के बारे में बताया है, रोजगार के भी बारे में बताया है, बैंकिंग प्रणाली के बारे में भी बताया है।
बाकी आपको पता ही है, हिग्स ने क्रमवाचक दिया है, सैमुअल्सन ने उद्घाटित अधिमान दिया है। अगला है, एक फर्म द्वारा श्रम की मांग इसके मूल्य पर निर्भर करती है। किसके मूल्य पर? सीमांत उत्पादकता। जे.एस. मिल ने कहा था कि सीमांत उत्पादकता जितनी है उतना ही मूल्य उसको मिलना चाहिए। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है एक की क्षमता। जैसे एक नया श्रमिक लग रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है, उतना ही उसको पैसा मिले, उतनी ही मजदूरी मिले। तो ये क्या है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया है ना। कोई भी वस्तु है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही उसको पैसा मिले, बस बात ही खत्म है। ये कह रहे हैं आधुनिक अर्थशास्त्री जे.एस. मिल। अगला है, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत दिया गया है। किसने दिया है? साइकिल ने दिया है। अचंभा है ये। शुम्पेटर ने तो नवप्रवर्तन दिया था, और नाइट ने कहा था लाभ जो है अनिश्चितता को वहन करने का पुरस्कार है। जे.बी. क्लार्क ने तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया है। 69 नंबर है, प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र को किसने व्यवस्थित किया? तो प्राचीन कौन है? पीगू हैं, वो भी कल्याणवादी हैं। अगर मार्शल होते तो मार्शल भी हो सकते थे, क्योंकि मार्शल को महान संश्लेषक कहा जाता है। कल्याणवादी विचारधारा सबसे पहले उन्होंने दी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सन 1890। कल्याणवादी अर्थशास्त्र में सर्वसम्मत नियम किसने दिया था? तो इसमें दो दो लोगों का नाम है, वैसे पीगू हो सकते हैं इसमें। सामान्य कल्याण संबंधित है संपूर्ण सामाजिक कल्याण से। भाई सामान्य कल्याण का मतलब दीर्घकाल की स्थिति, और दीर्घकाल में क्या आएगा? पूरा समाज आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू। सर्वोत्तम कल्याण का बिंदु कौन सा है? जहाँ सामाजिक कल्याण वक्र उपयोगिता सीमांत वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करती। किसने कहा? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्स। ये तो सबसे सरल प्रश्न है। इनमें से कौन सी प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं? चाय और कॉफ़ी। तो ये इतने प्रश्न थे आपके माइनर के। तो ये जो प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों के हिसाब से अगला माइनर वाला प्रश्न पत्र आपका बनेगा। हो सकता है ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आ जाते हैं, तो अगर रिपीटेड आएंगे तो कम से कम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तब भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड वाले मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने इस पेपर को ढंग से सॉल्व कर लिया तो आपको मेजर में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। ये पेपर जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है।